हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं काफी अच्छे होंगे। तो दोस्तों 18 से 20 अगस्त के बीच में दो अपकमिंग आईपीओ ओपन होने वाले हैं। उन्हीं में से एक है संकेश ज्वेलर्स आईपीओ। तो इस वीडियो के अंदर हम रिव्यू करेंगे इस आईपीओ को और जानेंगे कि इस आईपीओ में हमें अप्लाई करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, करे तो लिस्टिंग गेंस या लॉन्ग टर्म के हिसाब से। तो इस वीडियो के अंदर हम सारी चीजें क्लियर करेंगे, जैसे कंपनी क्या काम करती है, उसके अलावा महंगी है, सस्ती है, कंपनी प्रॉफिट के अंदर है, लॉस के अंदर है, उधारी ज्यादा तो नहीं है, वो सारी चीजें हम क्लियर करेंगे। तो सारी चीजें मैं आपकी क्लियर करूंगा। डिसीजन आपको अपनी रिस्क अपना एनालिसिस लगा के बनाना। मेरी तरफ से कोई भी बाय और सेल का रिकमेंडेशन नहीं होगा। और कोई भी अपडेट, कोई भी जानकारी के लिए या छोटा मोटा अपडेट के लिए आप टेलीग्राम व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। सबकी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर, लिंक से ही ज्वाइन कीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे फेक और फ्रॉड चैनल्स है, कहीं आपके साथ धोखा ना हो जाए, इसीलिए लिंक से ही आपको ज्वाइन करना है। तो सबसे पहले बात करें जीएमबी ग्रे मार्केट के प्रीमियम की, जो कि एक अंदाजा होता है, फिक्स चीज नहीं है। तो अभी जीएमबी, लेटेस्ट जीएमबी 3% के आसपास चल रही है, लगभग ₹2 पर शेयर के आसपास मान के चल सकते हैं। मतलब डिमांड खास नहीं है, ठीक है, अभी डिमांड नहीं है। बाकी देखते हैं कल कैसी डिमांड रहती है, क्योंकि एक दिन सब्सक्रिप्शन आ जाने दीजिए, सारे क्या है कि पैरामीटर्स आ जाते हैं, उसके बाद क्या है कि थोड़ा इजी रहता है। एंकर लिस्ट आज आ जाएगी, बट क्या है कि हम कल की तारीख में डिस्कस करेंगे। जब मैं क्या है कि वीडियो शूट कर रहा हूं तब तक एंकर लिस्ट नहीं आई है, तो आराम से कल की तारीख में डिस्कस कर पाएंगे, थोड़ा समझ में भी आएगा। फिर जानते हैं इस कंपनी की डिटेल्स के बारे में, मतलब ये कंपनी काम क्या करती है। अब देखिए, नाम से ही आप समझ गए होंगे कि संकेश ज्वेलर्स ज्वेलरी का काम करती है। ये आपने सही पहचाना है कि ये ज्वेलरी का ही काम करती है, बट इसके कोई शोरूम वगैरह नहीं है। ये कंपनी क्या करती है, जो शोरूम लगा के बहुत सारे ऐसे आप मान के, जैसे कल्याण ज्वेलर्स हो गए, जॉय लूकास हो गए, पीएनजी ज्वेलर्स, इस तरह के जो शोरूम बना के बैठे होते हैं, उनको क्या है कि ये ज्वेलरी सप्लाई करती है। मतलब सारी ज्वेलरी तो वो खुद बनाते नहीं है, ठीक है ना, तो कहीं से ऑर्डर भी देना पड़ता है। तो ये क्या है कि होलसेल में डायरेक्ट B2B, बिजनेस टू बिजनेस जो कस्टमर्स होते हैं उनको सप्लाई करती है। जैसे रिटेल कस्टमर को ये सेल नहीं करती है, ठीक है ना, क्योंकि वो उनको बल्क में ऑर्डर देते हैं, और इसी तरह से ही काम चलता है इसका। मतलब ये शोरूम वगैरह नहीं है, ये होलसेल में ज्वेलरी मैन्युफैक्चर करती है, जो बड़े बड़े शोरूम वाले होते हैं उनके लिए। और इसकी कोई बड़ी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट भी नहीं है कि भाई वहां पे ये क्या करती है, जैसे कोई भी इसको ऑर्डर आता है तो उस हिसाब से कस्टमाइज फिर कारीगर वगैरह हायर करके, जैसे भी वहां से ये बना के आगे सप्लाई कर देती है। इस तरह से कस्टमर की नीड के हिसाब से बनाती है। मतलब ये नहीं कि बल्क में तैयार हो रहा है फिर वो चेक करवाती है कि आप ये ले जाओ, ये तैयार है, ये चीज ले जाओ, ये नहीं। जैसा कस्टमर डिमांड करता है उस हिसाब से बना के देती है। चीज समझ में आ गई। तो जैसा मैंने मेंशन किया कि भाई क्या ये अलग करती है, तो ये एक तो होलसेलर है और कस्टमर की नीड्स के हिसाब से बनाती है, और ये मुंबई बेस्ड कंपनी है, ठीक है। इसकी क्लाइंट्स की बात करें तो जैसे जॉय लूकास है, पीएनजी ज्वेलर्स है, नोबल ज्वेलर्स, और भी कई सारे नाम है, ठीक है। अगर इसका रेवेन्यू ब्रेकअप निकालें तो ज्यादातर देखिए ज्वेलरी जो है 22 कैरेट के आसपास ही बनती है। 24 कैरेट जो होता है प्योर सोना 99.99 होता है, ठीक है, उससे ज्वेलरी नहीं बनती है, क्योंकि वो कच्ची रह जाती है। थोड़ा मजबूती के लिए क्या है कि उसमें कुछ मिक्स करते हैं, फिर 22 कैरेट की ज्वेलरी बनती है। वहां से लगभग इसका रेवेन्यू 85.6% का जनरेट होता है। 18 कैरेट की ज्वेलरी से 13.5%, बाकी कुछ अदर जो जॉब वर्क वगैरह करवाती है वहां से 1% से कम का रेवेन्यू जनरेट होता है। तो यही है ज्वेलरी के बिजनेसेस का रेवेन्यू जनरेट होता है। कॉर्पोरेशन ईयर की बात करें तो एक्चुअल में इसकी शुरुआत 1992 से हुई थी, ठीक है। करीब करीब आप मान के चले कि 34 साल हो गए हैं अपने सेक्टर के अंदर। उसके बाद इसका नाम बदला है, प्राइवेट लिमिटेड हुई है, इस तरह से धीरे धीरे वो अलग चीज है। तो ये होगी कंप्लीट आईपीओ की डिटेल्स। आपको समझ में आ गया होगा कंपनी क्या काम करती है। समझ में आया तो लाइक करें, शेयर करें। और अब जानते हैं इसके फाइनेंशियल फंडामेंटल्स, क्योंकि 2024 से 2026 तक दिए गए 3 साल के। अगर इसके एसेट्स देखें तो ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है। अब आपके मन में ये एक सवाल हो रहा होगा, भले ही आपके मन में नहीं आ रहा हो, फिर भी मैं आपके क्लियर कर देता हूं भी। कंपनी के पास इतने शोरूम्स वगैरह नहीं है, तो और कोई ऐसी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट भी नहीं, तो एसेट्स कैसे बढ़ रहे हैं। तो इसके जो एसेट्स बढ़ रहे हैं, ऐसे बढ़ रहे हैं कि इसको क्या माल रखना पड़ता है स्टोर के अंदर, इन्वेंट्री रखनी पड़ती है, तो वही एसेट्स की तरह काउंट होते हैं। मैं एज पर आरएचपी बता रहा हूं आपको। बाकी रेवेन्यू के अंदर भी ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है, अच्छी बात है। प्रॉफिट के अंदर बात करें तो उसके अंदर भी ग्रोथ देखने को मिली है। मार्जिन अगर निकाले तो 2024 के अंदर 1.21%, 25 के अंदर 2.87% और 26 के अंदर 6.54% के आसपास इसके प्रॉफिट मार्जिन है। मार्जिन के अंदर भी हर साल ग्रोथ है, बहुत अच्छी बात है। बाकी इसकी नेट वर्थ के अंदर भी ग्रोथ है। रिजर्व्स 150 करोड़ रुपए के आसपास के हैं। बोरोइंग्स अभी है 167 करोड़ रुपीज, 167 करोड़ रुपए के आसपास, ठीक है। और इसका जो डेट टू इक्विटी रेशियो है 0.8 का, जो कि काफी ज्यादा है देखा जाए तो, ठीक है। बट एक बहुत अच्छी बात लगी कि आईपीओ के पैसे से डेट रीपेमेंट कर रही है, 158 करोड़ रुपए का अपना डेट पे कर रही है। मतलब आईपीओ के बाद ऑलमोस्ट ये डेट फ्री कंपनी जैसी हो जाएगी। डेट बर्डन काफी हद तक कम हो जाएगा, तो हो सकता है कि आने वाले टाइम में इसके मार्जिन वगैरह भी बढ़ते हुए देखने को मिले। अब आने वाले टाइम में देखते हैं क्या होता है। ये बड़ा पॉजिटिव है।
फिर ROE वगैरह है लगभग 50% के आसपास, ROC 41% के आसपास, बढ़िया है। बात करें वैल्यूएशंस की, तो जो इसने अपने पीयर्स मेंशन किए हैं जैसे शांति गोल्ड है, स्काई ज्वेलर्स वगैरह है, तो उनसे रेवेन्यू के मामले में ये थोड़ी छोटी कंपनी है। इसका PE है 10.23 का, अदर्स का है 10 से लेकर 34 के बीच में। P वाइज वैल्यूएशंस ठीक है, मतलब ज्यादा महंगी भी नहीं कह सकते, ठीक है। फिर इसका प्राइस टू बुक वैल्यू 5.22 का है, अदर कंपनीज का 2.57 से लेकर 8 के बीच में है, तो ठीक है, वैल्यूएशंस ज्यादा महंगी नहीं है, ठीक है। आप ज्यादा बहुत ज्यादा सस्ती भी नहीं कह सकते, बट महंगी नहीं है, ये बात है। फिर लेते हैं इस IPO की डिटेल्स। तो ये 18 से लेकर 20 अगस्त के बीच में ओपन रहेगा, 25 अगस्त को लिस्टिंग है। फेस वैल्यू 5 रुपए पर आ रहा है, प्राइस बैंड 88 रुपए से लेकर 93 रुपए के बीच में रखा गया है। 160 शेयर्स का लॉट है। इश्यू साइज है 367 करोड़ रुपए का, जिसके अंदर फ्रेश इश्यू है 274 करोड़ रुपए के, OFS 93 करोड़ रुपीस के, और मार्केट कैप बनेगा 1367 करोड़ रुपए के आसपास। मतलब स्मॉल कैप है, बट यूं कह सकते हैं कि भाई काफी छोटी कंपनी है, ठीक है। थोड़ा रिस्क तो रहता है ऐसी छोटी कंपनीज के अंदर। रिटेल पोर्शन इसके अंदर 35% का रखा गया है, और जो फ्रेश इश्यू है उसके जरिए 158 करोड़ रुपए अपना डेट रीपेमेंट में काम में लेने वाली है। 30 करोड़ रुपए वर्किंग कैपिटल में काम आएगा। प्रमोटर की होल्डिंग पहले 95%, बाद में लगभग 69% के आसपास रह जाएगी। तो ओवरऑल ठीक है, प्रमोटर की होल्डिंग वगैरह अच्छी रहेगी। अब ये होगी सारे IPO की डील्स। अब सबसे मेन सवाल आता है अप्लाई करना चाहिए नहीं करना चाहिए, करे तो लिस्टिंग है लॉन्ग टर्म के हिसाब से, ठीक है। उससे पहले एक चीज क्लियर करना चाहूंगा, मेरी तरफ से कोई बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। जो भी आप डिसीजन बनाए अपनी रिस्क अपना एनालिसिस लगा के बनाए। और टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक सबकी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है, ज्वाइन कर लीजिए ताकि छोटा मोटा अपडेट जानकारी मिलती रहे। अब सबसे पहले जो लोग लिस्टिंग के हिसाब से अप्लाई करना चाहते हैं हम 4 पैरामीटर्स देखते हैं, ठीक है। सिर्फ रिस्क मापने के लिए और अभी की कंडीशन में क्या डिमांड है वही देखते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं है, नहीं आपको उसके भरोसे रहना है। GMP लगभग 3% के आसपास चल रही है, चूंकि एक अंदाजा होता है, फिक्स चीज नहीं, ऊपर नीचे होती रहती है। तो अभी के लिए जो GMP है 3% के आसपास, ठीक है। तो डिमांड काफी कम है, तो उसके अंदर 0 पॉइंट देना चाहूंगा। फिर दूसरी बात आती है वैल्यूएशन ज्यादा महंगी नहीं है, ठीक है। आप यूं कहेंगे भाई सस्ती भी नहीं बट महंगी नहीं है, तो उसके अंदर आधा पॉइंट आराम से दे सकते हैं। फिर एंकर और सब्सक्रिप्शन आना बाकी है, वो अभी आएंगे तो मैं डिस्कस कर लूंगा। छोटा इश्यू साइज जैसे अब लग रहा है कि एंकर लिस्ट नॉर्मल आ सकती है, बट देखते हैं कैसी आती है। भले ही छोटा साइज है, उसके अंदर कुछ अच्छे नाम आते हैं नहीं आते, उस बेसिस पर हम पॉइंट्स वगैरह डिसाइड करेंगे, ठीक है। तो अभी मुझे लगता है कल की तारीख में सब्सक्रिप्शन वगैरह आ जाए तो थोड़ा और क्लैरिटी आ जाएगी, ठीक है। हाँ, बाकी किसी को समझ में आया है, क्लैरिटी आ गई है, तो आप अपना डिसीजन बना सकते हैं। अब लॉन्ग टर्म के लिए जो लोग अप्लाई करना चाहते हैं तो पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स देख लेते हैं, इससे थोड़ी और क्लैरिटी आ जाएगी आपके। पॉजिटिव में मैंने ओवरऑल देखा तो ठीक है कंपनी, अगर ओवरऑल वन वर्ड में कहें, कोई ज्यादा अट्रैक्शन भी नहीं है और ज्यादा कोई रिस्क पॉइंट्स भी नहीं है, ये चीज है। मुझे एक बढ़िया पॉजिटिव लगा कि IPO के पैसे से ऑलमोस्ट काफी हद तक अपना डेट कम कर रही है, ये अच्छी बात है। मतलब फाइनेंशियल्स IPO के बाद सुधरेंगे, ROE ROC वगैरह अच्छी है, और होलसेल बिजनेस के अंदर है, क्लाइंट बेस इसका अच्छा है, इससे कस्टमर क्या सॉलिड मिलते हैं, क्लाइंट में भी बड़े नाम शामिल है। ऐसा विशेष मुझे कुछ लगा नहीं, एक डेट था उधारी इन्होंने चुका दी, और वैल्यूएशन लग रहा है कि थोड़ी और सस्ती करते तो बढ़िया रहता, बाकी इतनी ज्यादा महंगी भी नहीं है कि भाई कोई बड़ा हाई रिस्क पॉइंट्स है। तो ओवरऑल यही है कि भाई ओके नजर आ रही है, ना ज्यादा इतना कोई अट्रैक्शन है, ना ज्यादा कोई इतना कोई खराब चीज है, बैलेंस्ड ओके कंपनी कह सकते हैं। क्योंकि कोई भी शेयर में डिमांड कब आती है, डिमांड जब आती है कि भाई मतलब डिमांड मतलब वो शेयर कब चढ़ता है, जब इंस्टीट्यूशन बाय करते हैं, बाइंग आती है उसके अंदर। अब इसके अंदर बाइंग आएगी या नहीं आएगी ये मुझे पता नहीं है, ठीक है ना, ये तो बाद में ही पता चलेगा कौन लोग खरीदेंगे कौन लोग नहीं खरीदेंगे, ठीक है। तो कल की तारीख में एंकर लिस्ट भी आ जाएगी, मतलब आज आ जाएगी, तो वो भी डिस्कस कर लेंगे। तो मेन चीज यही होता है कि शेयर का चढ़ने का बाइंग आती है, जो बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं, FIIs या कोई भी बल्क बाइंग आती है ना, तब उस शेयर के अंदर ग्रोथ देखने को मिलती है, ये चीज है। अब इसके अंदर मैंने ओके या मतलब ज्यादा अट्रैक्शन क्यों नहीं कहा, क्योंकि कोई सेक्टर यूनिक नहीं है, ऐसा काम करने वाले खूब कंपनियां, ठीक है। और बाकी ऐसा है कि भाई एकदम कोई सस्ती वैल्यूएशन भी नहीं लेके आए, एकदम कोई जबरदस्त फाइनेंशियल्स भी नहीं है, ये चीज है। तो इसलिए ओके नॉट बैड कंपनी, इसीलिए कहा, ठीक है। अब आप लोग क्या करने वाले हैं, अप्लाई करेंगे नहीं करेंगे, कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरी तरफ से कोई बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। उम्मीद करता हूँ वीडियो देखने के बाद आपकी जरूर हेल्प हुई होगी। हेल्प हुई है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो के अंदर। और पर्सनली अगर मेरा पूछेंगे तो मुझे, जैसा मैंने आपको बताया, ओके लगी, ठीक है।